हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। हम छंदों का अध्ययन वर्तमान में कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम ये हरिणी छंद को जानेंगे। यूजीसी नेट की जो इकाई है छंदों की 7वीं इकाई, उसमें विभिन्न छंदों को लगाया गया है, तो उसमें हरिणी भी एक छंद है जो हमें पढ़ना है। तो उसका गायन, लक्षण और उदाहरण हम अच्छी प्रकार से आज जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं उसका लक्षण। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल में नए हैं, अध्ययन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य संस्कृत जिज्ञासुओं तक भी चैनल को प्रसारित करें, उनको भी लाभ मिल सके। तो आप सभी के समक्ष है लक्षण हरिणी छंद का। तो हरिणी छंद को हम जानेंगे मित्रों। हरिणी छंद का लक्षण है, विभिन्न कवियों ने इसको, जैसे हर्षवर्धन हैं, महाकवि कालिदास हैं, उत्तर रामचरितम के रचनाकार जो भवभूति हैं, इत्यादि कवियों ने इस श्लोक को अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया है। यह बड़ा सुंदर अच्छा श्लोक है हरिणी, तो इसको हम जानते हैं। तो इसका जो लक्षण है वो है न समरलशला न समरसला गह षड्वेदैर् हयैर्हरिणी मता। न समरसला गह षड्वेदैर् हयैर्हरिणी मता। इसमें जो गणों की व्यवस्था है, जो विराम की व्यवस्था है, उसको हम सर्वप्रथम जानते हैं। इसमें लक्षणानुसार पहले गणों के बारे में बताया गया है, तो हम पहले गणों को ही जान लेते हैं। इसमें गण कौन कौन से होते हैं। कहने का अभिप्राय है, इसके चारों पादों में से प्रत्येक पाद में कितने गण होते हैं और वह गण कौन कौन से होते हैं, उनको हम जानते हैं। तो आरंभ से लिखा है इन्होंने न स म र स ला गह षड् वेदैहि हयैहि हरिणी मता। तो नौ, सर्वप्रथम नसर में नौ है, तो नौ से हमें नगण लेना है। तो नगण में तीनों लघु होते हैं। उसके बाद सौ है, सगण में लघु लघु गुरु होते हैं, दो लघु होते हैं, एक गुरु होता है, तो सगण है। तीसरा मगण है, और फिर चौथा रगण है, फिर सगण है, फिर एक लघु है, एक गुरु है। कहने का मतलब है न स म र स, इन 3 अक्षरों से, इन 5 अक्षरों से 5 हमारे गण हो जाएंगे, और अंतिम में एक जहाँ लघु होगा और एक गुरु होगा, तो इस तरीके का जहाँ पर स्थिति हमें दिखाई देगी वह हरिणी छंद कहलाएगा। कहने का मतलब है पहले नगण होगा, फिर सगण होगा, फिर मगण होगा, फिर रगण होगा, फिर पुनः एक सगण फिर होगा, और एक लघु होगा, और अंतिम में एक गुरु होगा, तो वहाँ पर हरिणी छंद कहलाएगा। अब इसमें विराम की व्यवस्था बताते हैं कि हमें प्रथम विराम, द्वितीय विराम और तृतीय विराम कहाँ पर लेना है हरिणी छंद के गायन में। तो इसमें लिखा है न स म र स ला गह। गह यहाँ तक तो गणों की व्यवस्था बताई है। इससे आगे जो है वो विराम की व्यवस्था बताते हैं कि पहला विराम हमें कहाँ लेना है, तो षड। षड कहने का मतलब है छठे अक्षर में। यहाँ पर संकेतवाचक शब्द नहीं है, आगे वालों में संकेत है। तो पहला विराम हमें षड, छठे अक्षर में लेना है। उसके बाद कहा वेदैहि, तो वेद 4 होते हैं, ऋक् यजु साम अथर्व। तो इसके अनुसार 4 यदि वेद होते हैं, तो छठे अक्षर के बाद फिर हमें पुनः चौथे अक्षर के बाद विराम लेना है। उसके बाद कहा है हयैहि। हय कहते हैं घोड़े को। तो घोड़े, जो सूर्य के घोड़े हैं, वो कितने हैं, तो 7 घोड़े हैं। फिर उसके बाद 7वें वर्ण पर हमें विराम लेना है। इस प्रकार से हरिणी छंद कहलाएगा। कहने का मतलब पहले छठे वर्ण में, फिर चौथे वर्ण में, फिर उसके बाद 7वें वर्ण में, जहाँ पर जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में विराम की व्यवस्था होती है वहाँ पर हरिणी छंद होता है। या जहाँ पर नगण, सगण, मगण, रगण और सगण और अंतिम में एक लघु और एक गुरु होते हैं, तो वहाँ भी हरिणी छंद होता है। इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। आप लक्षण को अच्छी प्रकार से देखें, उस पर गणों को देखें और उस पर विराम की व्यवस्था को देखें। अब हम इसका
उदाहरण देखते हैं और इसमें गणों की व्यवस्था को भी घटाने का प्रयास करते हैं। यह जो श्लोक है, यह हर्षवर्धन जो हर्ष हैं उनके द्वारा जो विरचित रत्नावली नाटिका है उसके तृतीय अंक का श्लोक मैंने लिया है यह। तो यह उदाहरण पढ़ेंगे हम, इस पर लक्षण के अनुसार ही हम इस पर विराम व्यवस्था देखेंगे। आप सभी देखें, पहले छठे वर्ण में हमें विराम देना होगा, फिर चौथे में, फिर सातवें में। तो कैसे, आइए जाने। प्राणाय विशदां दृष्टिं वक्त्रे ददाति न संकिता। प्रणय विशदाम, 6 वर्ण आगे, तो छठे वर्ण में दाम में विसर्ग यति होगी, विराम होगा। फिर उसके बाद दृष्टिम वक्त्रे, 4 वर्ण आगे, तो चौथे वर्ण में विराम। फिर उसके बाद ददाति न शंकिता, ददाति में 3, शंकिता में 3 और नकार 3 मिलाकर के 6 हो गए, नकार 7वां वर्ण, यानी कि उसके बाद 7वें वर्ण में हमारा यति हो रहा है। अग्रिम पंक्ति में हम देखेंगे घटयति घनम, क्या कहा, घटयति घनम, तो छठे वर्ण में विराम हो रहा है। फिर उसके बाद है कंठाश्लेषे, घटयति घनम कंठाश्लेषे रसान्नपयोधरौ। इस प्रकार से 7वें वर्ण में विराम हो रहा है। फिर तीसरी पंक्ति देखेंगे वदति बहुशो। यह उदाहरण मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो शब्दों का है वो अच्छी प्रकार से दिखाया गया है कि छठा वर्ण कहाँ पर आ रहा है, उसी प्रकार छंद को लिखा गया है, श्लोक को लिखा गया है, इसलिए समझने में सरलता हो आप सभी के लिए, इसलिए यह लिया गया है मैंने। तो वदति बहुशो 6 वर्ण हो गए। फिर है गच्छामीति, 4 वर्ण हो गए। मीति, ती का जो इकार है चौथा वर्ण है, तो फिर चौथे वर्ण में विराम है। फिर है प्रयत्नधृताप्यहौ, प्रयत्नधृताप्यहो। अब अंतिम वर्ण देखते हैं, अंतिम पंक्ति देखते हैं। रमयति तराम, रमयति तराम संकेतस्था तथापि हि कामिनी। रमयति तराम संकेतस्था तथापि हि कामिनी। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और मुख्य छंद में यही होता है विराम। भले ही हमको गायन नहीं आ रहा है, गायन की प्रतिभा हमारे अंदर नहीं है, तो हम यदि विराम व्यवस्था को लक्षणानुसार घटा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने विराम की व्यवस्था बताई है लक्षण में, उसी तरह यदि घटा रहे हैं तो हमारा छंद उच्चारण एकदम सत्य कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं, विराम तो मैंने गाते गाते आपको बता ही दिया था, क्योंकि छठे वर्ण में और चौथे वर्ण में विराम और 7वें वर्ण में विराम आ रहा था। अब गण व्यवस्था देख लेते हैं। तो न समर सलागह कहा है, तो सर्वप्रथम नगण जानना है हमें। तो प्रणय, प्र है, ण है, यो है, तीनों लघु है, तो तीनों लघु से नगण होता है। फिर है सगण, तो सगण में एक लघु होता है, फिर नहीं 2 लघु होते हैं, एक गुरु होता है। तो विषदाम, वी लघु है, श लघु है और दाम गुरु है, तो लघु लघु गुरु, तो सगण हो गया। फिर उसके बाद है मगण, मगण में तीनों गुरु होते हैं, मा ता रा, तो इसलिए द्विभी गुरु है, क्योंकि आगे श और ट का संयोग है, तो द्विभी गुरु हो जाएगा। और टिंग के ऊपर, टी के ऊपर अनुस्वार है, तो ये भी गुरु हो जाएगा। और आगे वक्त्रे में वो भी गुरु है, क्योंकि आगे क और त्र का संयोग है, तो इसलिए ये तीनों वर्ण गुरु हो जाएंगे, तो मगण हो जाएगा। कौन कौन से? दृष्टिम व, इतने। फिर त्रे ददाति, फिर क्या, कौन सा गण है? रगण है। तो रगण में होता है रा ज भा, यानी कि लघु गुरु लघु, बीच में लघु होता है, इधर उधर अंतिम में और पूर्व में गुरु होते हैं। तो त्रे है, त्रे में एकार की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। फिर द है तो लघु हो जाएगा, और दा है तो आ की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा। फिर उसके बाद है सगण, वही सगण जो पूर्व द्वितीय गण था, तो स ल गा, यानी कि लघु लघु गुरु। फिर उसके बाद लघु लघु गुरु कैसे? ददाती में जो ती है वो ती लघु हो जाएगा,
उसके बाद नौ भी लघु हो जाएगा और शं तालव्य शकार के ऊपर जो अनुस्वार है वो गुरु हो जाएगा। तो श ल ग लघु लघु गुरु, इस प्रकार से इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे वर्ण दो बचते हैं, कौन कौन से? की और ता, शंकिता। तो कहा था लघु और गुरु होना चाहिए अंतिम में, तो क में ह्रस्व इकार की मात्रा है लघु हो जाएगा और अंतिम में तो में आकार की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से अंतिम में एक लघु और एक गुरु भी हमें मिल गया। इसी प्रकार से नीचे के तीनों पादों में भी व्यवस्था हमें देखनी चाहिए। जैसे घटयति में है घ ट य तीनों नगण हैं, फिर सगण में ती घ न लघु लघु गुरु सगण है। इसी प्रकार से आप भी मिला सकते हैं, पूरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, सरल चीज़ है। क्योंकि पूर्व जो वीडियो बनाया था मैंने छंदों का सामान्य परिचय करके, उसमें दिया है, आप सभी ह्रस्व दीर्घ की व्यवस्था क्या है उसको जान सकते हैं। और इसमें भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो नीचे वाले पंक्तियों को भी आप मिलाएं और हरिणी छंद को पहचानें गणों से और गायन से और यति की व्यवस्था से। तो इस प्रकार से इसका लक्षण हो सकता है। अब हमारे मात्र यूजीसी नेट की जो इकाई में है, जो पाठ्यक्रम में है, दो छंद मात्र बच गए हैं, शायद शार्दूल विक्रीडितम और सृगधरा। उन दोनों छंदों को देखेंगे, उसके बाद हम कोई नया विषय जो परीक्षा की दृष्टि से है उसको हम आरंभ करेंगे। तो आज के लिए बस यह हरिणी छंद हमने पढ़ा। तो अग्रिम कक्षा में आप सभी से मिलता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।